नमस्कार बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास का लेक्चर नंबर 5 मोल कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक के जितने लेक्चर हुए ना 11th क्लास के, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर। एक एक चीज क्लियर करेंगे ना। जैसे मोल कंसेप्ट में सबसे पहले आप ये चीज बताओ मुझे, मोल क्या होता है बच्चों? मोल एक काउंटिंग यूनिट है। सर थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, लिख नहीं रहा। मोल एक काउंटिंग यूनिट है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है प्यारे बच्चों, मोल एक काउंटिंग यूनिट है। जिस तरीके से डजन होती है, जिस तरीके से डजन एक काउंटिंग यूनिट होती है, उसी तरीके से मोल भी एक काउंटिंग यूनिट होती है। जिस तरीके से डजन एक काउंटिंग यूनिट होती है, उसी तरीके से बच्चों मोल भी एक काउंटिंग यूनिट होती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। किसी का भी एक मोल होगा ना, तो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अभी समझा रहा हूं। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। साइंटिस्ट सर एवोगैड्रो के नाम पर रखा गया, एवोगैड्रोस नंबर बोला गया, एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए किसी भी सैंपल में, मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा ना, किसी भी सैंपल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटाइटीज यूनिट अगर प्रेजेंट होंगी किसी भी सैंपल में बच्चों, किसी भी सैंपल में अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटाइटीज या यूनिट प्रेजेंट होंगी, तो उसको हम प्यारे बच्चों एक मोल बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, उससे हम एक मोल बोल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भी सैंपल, असली में एक मेजरिंग यूनिट है, असली में बेटा ये एक मेजरिंग यूनिट है। मैं आपको बता दूं, किसी भी सैंपल में अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटाइटीज यूनिट या एंटाइटीज या यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, तो उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 मोल बोल सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? मान लीजिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम है, तो आप इसको ये ना बोलकर, ये भी बोल सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम। अगर किसी के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं आप 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा बताओ, अगर कहीं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम आयन है, तो आप इसको बोल सकते हैं 1 मोल कैल्शियम आयन। अगर किसी के सैंपल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं 1 मोल। तो मैंने आपको क्या बताया? मोल कंसेप्ट, 1 मोल बराबर होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है, साइंटिस्ट एवोगैड्रो के नाम पर दिया गया था। मोल एक जस्ट काउंटिंग यूनिट है, जिस तरीके से डजन एक काउंटिंग यूनिट है। किसी भी सैंपल के अंदर अगर इतनी यूनिट प्रेजेंट है, तो आप इसको 1 मोल बोल सकते हैं। किसी भी सैंपल के अंदर अगर 6.022 10 की पावर 23 एंटाइटीज या यूनिट प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? 1 मोल। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम आयन है, तो 1 मोल कैल्शियम आयन है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। बच्चों नोट कर लो, प्यारे बच्चों नोट कर लो। अब यहां से हम एक यूनिटरी मेथड से एक फॉर्मूला निकालते हैं। बच्चों यहां से हम एक यूनिटरी मेथड से एक फॉर्मूला निकालते हैं। पहला फॉर्मूला है, मोल को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। मैं बता दूं, मोल को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। मोल को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। अगर मान लो मोल आपको निकालने, मोल स्मॉल एन का मतलब मोल है। अगर मोल निकालने और अगर आपको मैं नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दूं या नंबर ऑफ यूनिट्स दे दूं, तो आप उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो,
तो आपका क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अगर कहीं आपको नंबर ऑफ यूनिट मिल रही हो या नंबर ऑफ पार्टिकल मिल रहे हो तो उसे आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल मिल जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, वो बराबर होगा मोल। जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आया था जी में 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, इतने मॉलिक्यूल दे रखे हैं। ये जो पार्टिकल है ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। ये जो पार्टिकल मैंने लिखे हैं ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। जी के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछा 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मोल, कैलकुलेट द मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे, कैलकुलेट द मोल। मैंने आपको तरीका बताया, n बराबर 6.022, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे रखे हैं 20, 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.023 इनटू 10 की पावर 23, 22 भी लिख लो, कितना आ गया 10 की पावर -3 मोल आ गया। तो एक मोल कितने के बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 6.023 इनटू 10 की पावर 23, ये एक मोल की वैल्यू है। आप नंबर ऑफ पार्टिकलों को एक मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, एक मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बेटा बहुत आसान फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इनटू 10 की पावर 23, मोल्स आ जाएंगे। अगर आपको किसी नंबर ऑफ पार्टिकल में मोल्स निकालने हो तो उसको एक मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दो। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इनटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, उससे डिवाइड कर दो। भैया अगर आपको मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल को एक मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इनटू 10 की पावर 23। ये पहला फार्मूला आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो प्लीज नोट कर। तो मोल कुछ नहीं है, काउंटिंग यूनिट है एक, जिस तरीके से डजन काउंटिंग यूनिट होती है ना उसी तरीके से, और काफी ज्यादा। एक मोल के अंदर कितने यूनिट्स कंबाइन होंगी 6.022 इनटू 10 की पावर 23 यूनिट कंबाइन होंगी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ ओजोन, a sample of ozone having 18.066 into 10 की पावर 24 molecules of ozone। एक सैंपल है ओजोन का जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के, एक सैंपल है ओजोन का जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के 18.066 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मोल्स, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मोल्स। बहुत आसान है, मोल्स बराबर मैंने क्या बोला 18.066 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन दे रखे हैं। डिवाइड करो, डिवाइड करो किससे बेटा, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23। मैं तरीका बताऊं, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मैं आपको दे दूं तो एक मोल में जितने पार्टिकल होंगे उतने से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। 18.066 into 10 की पावर 24, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23, इससे मोल्स आ जाएंगे आपके 30 मोल्स आ गए ओजोन के। अब क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये बताओ मुझे, मैं एटम कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा ये बताओ मुझे, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल O3 कंटेन कितने ऑक्सीजन एटम 3 ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल ओजोन का कितने ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है 3। तो मुझे बताओ 18.066 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कितने एटम कंटेन करेंगे, ये एटम कंटेन करेंगे 3 into 18.066 into 10 की पावर 24 ऑक्सीजन एटम। भाई एक ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो इतने ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, मल्टीप्लाई विद 3, मल्टीप्लाई विद 3। प्लीज बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सैंपल ऑफ ओजोन हैविंग 18.066 into 10 की पावर 24, एक सैंपल है ओजोन के अंदर, उसके अंदर कितनी यूनिट है ओजोन की
18.066 into 10 की पावर 24 पूछ रहा है मोल्स कितने होंगे, तो कैलकुलेट द मोल्स, तो मोल्स होंगे n is equals to 18.066 into 10 की पावर 24 divided by 6.022 into 10 की पावर 23 30 मोल्स होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे मैंने कहा। चलिए बच्चों, मैं यहां पर एक चीज और बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद बहुत, अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले, क्वेश्चन हमसे ये पूछे कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा प्यारे बच्चों। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अब आपको मैं बताऊं तो अच्छा, एक मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है n इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये मुझे बताओ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो ये बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन है एक मोल में, तो एक टोटल चार्ज निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 6.022 इनटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको अच्छी तरह मालूम है 1.6 इनटू 10 की पावर -19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। भाई मुझे टोटल 6.022 इनटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, मुझे जो चार्ज निकालना है वो इतने इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल में, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इनटू 10 की पावर -19, तो टोटल चार्ज आ जाएगा, तो टोटल चार्ज आ जाएगा एक मोल इलेक्ट्रॉन पे, ये वैल्यू बराबर आएगी 96500 कूलम। तो ये बताओ, ये इसको कहते हैं 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। मेरी बात सुन ली, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो फिर ये बताओ चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हो गया 2 फैराडे, और 1 फैराडे किसके बराबर होता है 96500 कूलम। कहने का मतलब है, मैं आपको बता दूं, अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता हूं, अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फ्लो कराता हूं तो कितना चार्ज, तो 96500 कूलम चार्ज फ्लो होगा, 96500 कूलम चार्ज फ्लो होगा। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता हूं तो इसका मतलब है 96500 कूलम चार्ज फ्लो होगा। प्यारे बच्चों नोट करो, तो 1 मोल, एक चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, and then charge on 2 मोल इलेक्ट्रॉन is equals to 2 फैराडे, तो 2 into 96500 कूलम। चलो बच्चों नोट हो गया, बहुत कम। यहां से 11th क्लास का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आप लोगों ने अगर एक फॉर्मूला पढ़ लिया है कि अगर मैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दूं तो 1 मोल में जितने पार्टिकल होते हैं उससे डिवाइड कर दो तो आपको मोल आ जाए, बहुत आसान है। अच्छा ये मोल की डेफिनेशन कैसे है, तो 1 मोल क्या है, 1 mole of any compound contain as many entities as atoms present in 12 gram of carbon 12 atom। मेरी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्या बोला है मैंने, 1 मोल किसी का भी, 1 मोल किसी भी कंपाउंड का, 1 मोल कंपाउंड का कंटेन एज मैनी एंटाइटीज, मतलब जितना 12 ग्राम के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन 12 एटम थे, अगर इतनी एंटाइटीज किसी के अंदर भी प्रेजेंट होंगी तो उसको 1 मोल बोला जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन 12 एटम थे, स्टैंडर्ड इसको माना गया, इसको स्टैंडर्ड माना गया, इस चीज को स्टैंडर्ड माना गया, इस चीज को स्टैंडर्ड
मेरी बात सुनिएगा, इस चीज को स्टैंडर्ड माना गया, स्टैंडर्ड। 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन 12 एटम थे, इतने एटम्स, इतनी एंटाइटीज, इतनी यूनिट किसी के सैंपल के अंदर भी होंगी तो उसे 1 मोल बोला जाएगा। मेरी बात नहीं सुन रहे। 12 ग्राम, अब हम आपको बता दूं, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने कार्बन 12 एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 बोलो या 23 बोलो, 10 की पावर 23 कार्बन 12 एटम, ये है वो स्टैंडर्ड। 12 ग्राम कितने? 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम कार्बन के अंदर मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप लोग नोट करिएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप प्रेजेंट होंगे। अगर इतने एटम्स, अगर इतने एटम, इतनी यूनिट जितनी यूनिट 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन 12 की हैं, अगर इतनी यूनिट किसी के अंदर भी प्रेजेंट होंगी, अगर जितनी यूनिट 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 प्रेजेंट हैं, होंगे, उतनी यूनिट्स या एंटाइटीज किसी भी सैंपल में प्रेजेंट होंगी, किसी भी सैंपल में प्रेजेंट होंगी तो उसको 1 मोल बोलेंगे, उसको 1 मोल बोलेंगे। मेरी बात नहीं सुनी बहुत ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। जितनी यूनिट, जितने एटम्स कार्बन 12 के 12 ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जितने एटम्स 12 ग्राम के अंदर कार्बन 12 के होंगे, इतनी यूनिट किसी भी सैंपल में अगर प्रेजेंट होंगी तो उसी को 1 मोल बोला जाएगा, इसी को 1 मोल बोला जाता है। तो 12 ग्राम के अंदर कितने कार्बन 12 एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतनी अगर किसी सैंपल के अंदर अगर इतनी यूनिट प्रेजेंट होंगी तो उसी को 1 मोल बोल देंगे। तो ये बेटा बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है बच्चों, ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। मेरी बात समझिए, बहुत बड़ा नंबर। नोट कर लिया पूरा, अच्छे से नोट कर लो। 1 मोल किसे कहते हैं? 1 मोल की डेफिनेशन बता दी, स्टैंडर्ड बता दिया। किसको स्टैंडर्ड माना गया? मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, इस चीज को स्टैंडर्ड माना गया है, इस चीज को स्टैंडर्ड माना गया है, स्टैंडर्ड मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को स्टैंडर्ड माना गया है। आप एक एक चीज लिख लीजिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हिंदी में भी लिख रहा हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता हूँ तो कितना चार्ज फ्लो होगा? 96500 कूलम। सुन रहे हैं? 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 होते हैं। इतनी ही यूनिट अगर किसी भी सैंपल में प्रेजेंट होंगी तो उसको 1 मोल बोलने लग जाएंगे। तो किससे कंपैरिजन हो रहा है? किससे कंपैरिजन हो रहा है? कार्बन से। स्टैंडर्ड किसको माना गया? कार्बन। बहुत शानदार क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आईआईटी में मेरा करा गया क्वेश्चन है, आईआईटी में क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 kg सैंपल। 1 kg सैंपल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 kg सैंपल। 1 kg सैंपल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए आपको जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ऐसे आप नोट करके पॉइंट को लिख लिया करो। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। मान लीजिए एक सैंपल है, वो पूछ रहा है इस सैंपल का वजन 1 kg है। ये कोई सैंपल है, ये कोई सैंपल है जिसका वजन 1 kg है। इस सैंपल में पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सैंपल में पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सैंपल में पूछ रहा है कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे।
एक सैंपल है जिसका मास 1 kg है। इस सैंपल में पूछ रहा है कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए इस सैंपल के अंदर x मोल इलेक्ट्रॉन है, x मोल इलेक्ट्रॉन है, और इन x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन 1 kg है। मान लीजिए इस सैंपल के अंदर x मोल इलेक्ट्रॉन है और इस x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन 1 kg है। तो आपको मालूम है 1 मोल कितने के बराबर होता है? 1 मोल बराबर होता है Na इलेक्ट्रॉन्स के। तो x मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होंगे? x इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। तो अच्छा आप मुझे बताइए मास ऑफ x मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो x मोल इलेक्ट्रॉन में इसका मतलब होगा x मोल x इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। अरे भैया x मोल, टोटल x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन निकालना है, तो पहले पता कर लो x मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो x मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे x मोल में, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे x मोल में, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे x मोल में। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तो फिर x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन से। तो कितना मास है ईच इलेक्ट्रॉन का? Na की वैल्यू पुट कर दो 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है। मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन पुट कर दो 9.1 into 10 की पावर -31 kg। बोलो, मल्टीप्लाई कर दिया -9.1 into 10 की पावर -30। इस पूरे सैंपल का वजन किसके बराबर है? मैंने बताया था 1 kg के बराबर है। आगे करो क्वेश्चन, पहले नोट कर लो। 1 मोल में Na इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, x मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? x into Na। x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा? मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना वजन आ गया, सही है। तो x मोल सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा? जरा नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। x ही तो निकालना है, x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन निकाल लिया। x is 6.023 into 10 power 23 into 9.1 into 10 की पावर -31 kg, और इस सैंपल किसके बराबर आ रहा है? 1 kg। इस पूरे x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन किसके बराबर आ रहा है? इस पूरे x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन, इस x मोल सैंपल का जो वजन आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है? 1 kg के। x कितना होगा जरा मुझे बताओ? 1/6.022 into 10 की पावर 23 into 9.1 into 10 की पावर -31। ये है मोल ऑफ सैंपल। नोट कर लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। करा कैसे ये बताओ मुझे। x एक सैंपल, उसने पूछा किसी सैंपल का वजन 1 kg है, टोटल वजन 1 kg है, तो बताओ उसके अंदर कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने मान लिया x मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उस सैंपल के अंदर, मैंने x मोल इलेक्ट्रॉन का वजन निकाल दिया, उसको बराबर कर दिया 1 kg के, तो x की वैल्यू निकल के आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जी ने पूछा। चलिए अब मैं कुछ पुरानी चीजें आपको फिर बता दूं। किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूं, किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है एक्स ए जेड। ए जो होता है ना, ये मास नंबर होता है, ये मास नंबर होता है। ए जो होता है ये मास नंबर होता है, जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है, मास नंबर ए। अब मैं सुनो यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, तो बहुत आसान है। एटॉमिक मास होता है मास नंबर और उसके साथ क्या जोड़ दो, AMU या U जोड़ दो। मास नंबर के साथ AMU जोड़ दो या फिर U जोड़ दो। मान लीजिए मास नंबर A है तो आप AMU लिख सकते हो या फिर आप AU लिख सकते हो। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। तो किसी भी एटम का जो भी, जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम का ये रहा रिप्रेजेंटेशन। मैं अगर आपसे पूछूं इसका एटॉमिक मास कितना है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, तो उसका मास नंबर आपने लिख दिया कितना है? 4, और उसके आगे लिख दीजिए 4AMU। 4AMU को आप 4U भी बोल सकती हैं, क्यों? 4U भी बोल सकते हैं ना प्यारे बच्चों, 4U भी। अब मैं एक चीज बता दूं आपको, मैंने पिछले टर्म पे बताया था 1AMU ये बराबर होता है 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम। बहुत कम है ये मास। एक एटम का मास बहुत कम होता है ग्राम में, तो 1AMU बराबर होता है 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम, जो कि बराबर होता है 1/Na ग्राम।
जो बराबर होता है 1/Na ग्राम की। रिक्वायरमेंट है बेटा इसलिए बताया, जो कि बराबर होता है 1/Na ग्राम की। नोट कर लो, एटॉमिक मास बराबर मास नंबर AMU में और U में, तो आप इसे AMU और AU लिख सकते हैं। लिख लिया आपने पूरा ध्यान से। मान लीजिए अगर आपका हीलियम का एटम का मास ग्राम में चाहिए, तो ग्राम में कितना होगा हीलियम का एटम का मास? 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये बहुत कम है, ये बहुत कम मास है, बहुत कम। इसीलिए एक एटम, दो एटम, ये बहुत कम मास है। इसीलिए हम एटम का मास ज्यादातर यू में मेजर करते हैं। एटम का मास हम ज्यादातर यू में मेजर करते हैं। नोट कर लिया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मेरी बात समझिएगा। आज का हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है मोलर मास। असली में ये मोलर मास क्या है? द मास ऑफ 1 मोल, किसी भी 1 मोल सैंपल का वजन, 1 मोल सैंपल का वजन, 1 मोल सैंपल का मास, 1 मोल सैंपल का जो मास होता है उसको मोलर मास बोला जाता है। ये एक एटम का मास नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये 1 मोल का है। अब वो सैंपल, वो जो सैंपल है मोलर मास में, अगर वो सैंपल एटम है तो आप या तो उसे मोलर मास बोल लो या फिर आप उसे ग्राम एटॉमिक मास बोल लो। मेरी बात समझे? या तो आप उसे मोलर मास बोल लो या फिर आप उसे ग्राम एटॉमिक मास बोल दो अगर सैंपल एटम है। अगर सैंपल मॉलिक्यूल है, अगर सैंपल मॉलिक्यूल है तो आप इसे या तो मोलर मास बोल दो। मोलर मास असली में बेटा 1 मोल सैंपल का वजन है। अगर वो सैंपल एटम हो गया तो आप उसे ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। अगर वो सैंपल मॉलिक्यूल हो गया तो उसे आप ग्राम मोलर मास भी बोल सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं हीलियम गैस का वजन निकालने को बोलूं, हीलियम गैस का, तो इसके केस में आप इसे हीलियम गैस के केस में, तो ये एटॉमिक फॉर्म में है ना, ये हीलियम एटॉमिक फॉर्म में है ना, इनर्ट गैसेस एटॉमिक फॉर्म में होती है ना, ये हीलियम एटॉमिक फॉर्म में है ना, तो इसके केस में या तो आप मोलर मास बोल दो, मोलर मास 1 मोल हीलियम गैस का मास हो जाएगा, या फिर आप इसके केस में ग्राम एटॉमिक मास बोल दो, क्योंकि सैंपल आपका ही एटॉमिक फॉर्म में है, क्योंकि सैंपल आपका एटॉमिक फॉर्म में है। अब मान लो मैं बोलूं ऑक्सीजन गैस का मास, ऑक्सीजन गैस का मास, मान लो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास बोल, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? या तो मोलर मास बोल सकते हैं या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। बट किसका वजन है ये असली में? 1 मोल हीलियम का, ये 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास है वो मोलर मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। क्यों? सैंपल इस बार कौन है? इस बार सैंपल मॉलिक्यूल है। तो अगर सैंपल मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, अगर सैंपल एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। भैया फिर आप मोलर मास भी बोल सकते हैं, अंडरस्टूड है। मोलर मास आप दोनों को बोल सकते हैं या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मेरी बात नहीं समझ रहे, या तो मोलर मास बोलने लग जाओ, बट अगर सैंपल एटम है तो आप इस मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, अगर सैंपल मॉलिक्यूल है तो इसे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। बेटा बहुत आसान है, या तो मोलर मास बोलो, मोलर मास बोलो। अब मोलर मास नहीं बोल सकते तो एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास बोलो, मॉलिक्यूल के केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो। बात समझे नहीं समझे? असली में ये 1 मोल का वजन है। अगर 1 मोल एटम ले लोगे तो उसका मास जो होगा वो ग्राम एटॉमिक मास बोला जाएगा। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लोगे तो उसका मास क्या कहलाया जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाया जाएगा। बहुत आसान। मेरी बात नहीं सुन रहे अभी भी नहीं सुन, समझे नहीं? चलो फिर से समझो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लो एक एटम का जो मास है, एक एटम का मास है AMU। किसी भी एक एटम का मास जो है वो AMU है। ठीक है, आप समझ में आ गई? तो मुझे ये बताओ, मास ऑफ 1 मोल एटम है ना, मास ऑफ 1 मोल एटम क्या होंगे? नंबर ऑफ एटम, मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम। पहले आप उसमें नंबर ऑफ एटम निकाल लो, फिर मास ऑफ ईच एटम से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। मास ऑफ ईच एटम कितना है?
AMU बोलो है ना। तो जरा मुझे बताओ Na इंटू A, AMU किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम के, 1/Na ग्राम के बराबर होता है ना 1 AMU। Na कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया? A ग्राम। तो अंतर समझना, देखना यहां पे समझना। अगर मैं एक हीलियम एटम ले लूं, अगर मैं एक हीलियम एटम ले लूं तो इसका एक एटम का वजन, एक एटम का वजन, एक एटम का मास, एक एटम का मास होगा 4 AMU, एक एटम का मास होगा 4 AMU। एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक एटम का वजन आ गया मास इन ग्राम। बट अगर मैं ये बोलूं एक मोल एटम ऑफ हीलियम का मास, एक मोल ऑफ हीलियम एटम का मास, तो वो कितना, उसका एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो, तो इसका एटॉमिक मास कितना था? 4 ग्राम। ये एक मोल हीलियम एटम का वजन है। असली में ये 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो उनका वजन आएगा 4 ग्राम। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? देखो, एक एटम हीलियम का जो वजन है वो 4 AMU, एक एटम का वजन ग्राम में बहुत बहुत कम होगा। तो ये वजन बहुत बहुत कम है। ये एक एटम का वजन है हीलियम का ग्राम में, एक एटम का। बट ये जो वजन है, मैं क्या बोल रहा हूं, एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो। अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में ले लेते हैं, आप एटॉमिक मास को ग्राम में ले लेते हैं, मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो, तो ये जो मास बन जाता है, ये एटॉमिक मास को ग्राम में ले लिया आपने। एटॉमिक मास को किसमें एक्सप्रेस कर दिया? एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम। एटॉमिक मास को ग्राम में ले लीजिए, को ग्राम में ले लीजिए। तो ये जो मास है, ये असली में एक एटम का मास नहीं है, ये एक मोल एटम का मास है। चलिए और समझते हैं। एक मोल एटम का मास, मैंने पूरा एक्सप्रेशन करके लिख लिया, ये भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों। सैंपल अगर एटम होगा तो एक मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। अगर सैंपल मॉलिक्यूल होगा तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा। मान लीजिए मैंने ये सैंपल ले लिया, सैंपल ले लिया मैंने हाइड्रोजन, सैंपल ले लिया मैंने हीलियम, सैंपल ले लिया मैंने नाइट्रोजन, सैंपल ले लिया मैंने ऑक्सीजन। ये मैंने उनका लिखा कौन सा मास? एटॉमिक मास। ये लिखा मैंने मोलर मास। समझ रहे हो ना? मोलर मास, एक मोल का वजन। समझ रहे हो ना बच्चों? मोलर मास क्या है? एक मोल का वजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU। ये एक एटम का वजन है। एक हाइड्रोजन एटम का वजन 1 AMU है, एक हीलियम एटम का वजन 4 AMU है, एक नाइट्रोजन एटम का वजन 14 AMU है, एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 AMU। अब मोलर मास क्या है? इसका मतलब है एक मोल का वजन, एक मोल का मास। तो मैंने क्या बोला था? ये नंबर तो सेम रहेगा, ये नंबर तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या चीज में चेंज आ जाएगा? AMU की जगह 1 ग्राम, 4 की जगह 4 ग्राम, 14 की जगह 14 ग्राम, 16 की जगह 16 ग्राम। जब आप एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर दें ग्राम में, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, एटॉमिक मास के साथ आपने ग्राम यूनिट जोड़ दी, तो असली में ये एक एटम का वजन नहीं है, असली में एक मोल एटम का वजन है। तो आप अंतर समझिए, 1 AMU एक एटम का वजन है। तो एटम्स के वजन हम AMU में मेजर करते हैं क्योंकि वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि AMU बहुत छोटी यूनिट है। उसी तरीके से ग्राम एक मोल एटम का वजन है। अगर मैं एक मोल हाइड्रोजन एटम लूंगा तो उसका वजन 1 ग्राम होगा, एक मोल हीलियम एटम लूंगा तो उसका वजन 4 ग्राम होगा, एक मोल नाइट्रोजन एटम लूंगा तो उसका वजन 14 ग्राम होगा, एक मोल ऑक्सीजन एटम लूंगा तो उसका वजन 16 ग्राम होगा। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपको मोल निकालने हैं तो एक और फॉर्मूला आ गया। आपको सैंपल का जो वजन दिया जाए, जो भी सैंपल हो, सैंपल का जो वजन दिया जाए उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो। सैंपल का जो भी वजन दिया जाए उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो। अब मोल्स निकाल लोगे। और मोलर मास किसका वजन होता है? मैंने शुरुआत में बताया था। अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो एक मोल में कितने पार्टिकल है उससे डिवाइड कर दो। अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो एक मोल का जितना वजन है उससे डिवाइड कर दो। एक मोल का वजन कितना होता है? मोलर मास। एक मोल का वजन मोलर मास होता है और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, तो उससे डिवाइड कर दो। मान लो एक हीलियम का सैंपल है,
यूनिटरी मेथड है। एक हीलियम सैंपल है जिसका वजन 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, उस सैंपल के अंदर 52 ग्राम हीलियम है, मोल्स निकलवाने को पूछा है, मोल्स। तो 52 डिवाइडेड बाय 1 मोल हीलियम का वजन कितना होता है? 4 ग्राम। डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 30 मोल्स आ गए 30। अगर आपसे पूछे 52 ग्राम ऑफ हीलियम में 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में उसको एक मोल के वजन से डिवाइड कर दो, तो एक मोल का वजन कितना होता है हीलियम का? 4 ग्राम। तो 4 से डिवाइड कर दिया, मोल्स आ गए 30। ऐसे भी कर सकते हैं, एक मोल हीलियम सैंपल का जो वजन है वो 4 ग्राम है, तो बताओ 52 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे? तो 13 मोल होंगे ना यूनिटरी मेथड से। एक मोल के अंदर 4 ग्राम है, तो 52 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे? 13 मोल। यूनिटरी मेथड से कर दिया, यूनिटरी मेथड से कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नोट कर लो। मोल्स निकालना हो तो सैंपल का वजन ग्राम में, उसे डिवाइड कर दो मोलर मास से। मोलर मास असली में 1 मोल का वजन। अभी भी नहीं समझी? अभी भी नहीं समझी? अब मैं आपको एक रिलेशन बताऊं, चलो यहां से भी आप याद कर रहे हो, अभी भी याद कर रहे हो आप। एक मोल कितने के बराबर है? एक मोल कितने के बराबर है? एक मोल बराबर है Na पार्टिकल्स के, और इन Na पार्टिकल का जो वजन आएगा वो बराबर आएगा मोलर मास के। तो मोलर मास है क्या? एक मोल का वजन, और Na क्या है? एक मोल में पार्टिकल। तो अगर आपको मैं नंबर ऑफ पार्टिकल दे दूं तो एक मोल की वैल्यू से डिवाइड कर देना, अगर मैं आपको मास दे दूं तो आप एक मोल के वजन से डिवाइड कर देना। एक मोल का वजन क्या है? मोलर मास। मोलर मास से डिवाइड कर दो वेट इन ग्राम को, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na, तो Na से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल को, तो मोल्स आ जाएंगे। अभी भी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं उससे डिवाइड कर दो Na, तो मोल आ जाएंगे। एक मोल में कितना मास होता है? एक मोल का वजन कितना होता है? मोलर मास, उससे डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। एक मोल के वजन से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। एक मोल के पार्टिकल से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको पार्टिकल दे दूं तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं उससे डिवाइड कर दो। अगर मैं आपको वजन दे दूं तो एक मोल में कितना मास होता है उससे डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। फार्मूला लिख सकते हैं दोनों। मेरी बात सुन ली बहुत ध्यान से? मेरी बात सुन ली? चलिए अब आते हैं हम कौन सा टॉपिक हमारा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ये कब लगता है? ये कब लगता है? जब हमारा सैंपल मॉलिक्यूल। ये कंडीशन कब लगती है? जब सैंपल मॉलिक्यूल हो। जब सैंपल मॉलिक्यूल होगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो बहुत ध्यान से? जब सैंपल मॉलिक्यूल होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। बात ध्यान से सुनिए। अब जरा मुझे बताओ, मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसका वजन x ग्राम है, x AMU। कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसका वजन x AMU, एक मॉलिक्यूल का मास दे रखा है x AMU, मैंने एक मॉलिक्यूल का वजन दे रखा है। तो ये बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास क्या होता है? दिस इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। अच्छा ये बताओ एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। बोलो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल क्या होगा? एक मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इतने। और मास निकालना है सभी मॉलिक्यूल का, तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई। तो Na मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज x AMU। Na x AMU को लिख सकता हूं ना मैं, x 1 AMU बराबर 1 अपॉन Na ग्राम। Na कैंसिल, ये आ गया x। तो मैंने क्या चीज है, आप अंदर समझो। अगर मैं AMU जोड़ देता हूं x के आगे, अगर मैं AMU जोड़ देता हूं x के आगे, तो ये एक मॉलिक्यूल का वजन है, ये एक मॉलिक्यूल का वजन है, ये एक मॉलिक्यूल का वजन है। और अगर मैं x के आगे ग्राम जोड़ देता हूं तो ये एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है।
एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। मेरी बात सुनो, अगर मैं एएमयू जोड़ देता हूं तो ये एक मॉलिक्यूल का वजन है, और अगर मैं ग्राम जोड़ देता हूं तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। दोनों जगह एक्स तो सेम है ना, तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम जोड़ दूं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है, वो एक मोल का वजन बन जाता है। और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के साथ एएमयू जोड़ दूं तो वो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन बन जाता है। अभी भी नहीं समझ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और सिखाते हैं, थोड़ा आपको और सिखाते हैं बच्चों, आपको थोड़ा और सिखाते हैं। मान लीजिए मेरा सैंपल ले लेता हूं, मैं सैंपल ले लेता हूं अलग-अलग, है ना। मेरा क्वेश्चन समझिएगा, सैंपल है हाइड्रोजन, सैंपल है ऑक्सीजन, सैंपल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, CO2, H2SO4, एक्सेट्रा। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं इनका मॉलिक्यूलर मास, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों इनका मॉलिक्यूलर मास, और यहां लिख रहा हूं मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर कह लो कौन सा मास, मोलर मास। पूरा लिखा करो, है ना बच्चों, मेरे पास तो बोर्ड में कम जगह होती है, इसीलिए आप इसे चाहो तो लिख लो मॉलिक्यूलर मास। आपने पहले ही पढ़ रखा है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ ऑल एटम, सभी एटम्स के मास को अगर मैं सम कर लूं तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 AMU, ये नाइट्रोजन का 28 AMU, ऑक्सीजन का 32 AMU, वाटर का 16 + 2 18 है, सिखा चुका हूं पहले, 18 AMU, CO2 का 44 AMU, H2SO4 का सभी सिखा चुका हूं पिछले टर्म पे 98 AMU। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो लास्ट लेक्चर देखें। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल का वजन है, ये एक मॉलिक्यूल का, मैं लिख दूं फिर से यहाँ, ये एक मॉलिक्यूल का वजन है, हिंदी में लिखो, एक मॉलिक्यूल का वजन है, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल का वजन है। और ये बेटा एक मोल, मैं अभी तो लिखा था, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है, ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास। बताओ कितना हो जाएगा, ये 2 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 98 ग्राम। अब जरा मेरी बात समझो, आज से भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं। अच्छा ये बताओ 4 मोल वाटर का मास कितना होगा, 4 मोल वाटर का मास कितना होगा? बहुत आसान है, 1 मोल, यूनिटरी मेथड लगा लो, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, तो 4 मोल वाटर का मास कितना होगा? बहुत आसान है, 72 ग्राम। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो, मोल्स बराबर वेट अपॉन मोलर मास। बताओ मोल्स कितने हैं 4, वेट निकालना है, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम। बताओ वेट आ गया ग्राम में, वेट इन ग्राम आ गया 72 ग्राम। आपको जिससे पसंद आए वो उससे कर लो। 1 मोल वाटर का वजन 18 ग्राम है, तो 4 मोल वाटर का वजन 72 ग्राम। अच्छा इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं, इसका उल्टा भी पूछ लेता हूं, इसका उल्टा भी पूछ लेता हूं, इसका उल्टा भी, आप इसका उल्टा पूछो। देखो 72 ग्राम, 72 ग्राम वाटर के अंदर कैलकुलेट द मोल्स, 72 ग्राम के अंदर कैलकुलेट द मोल्स। अच्छा वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। तो एक तरीका तो ये है कि वजन आपको मैंने दे रखा था 72 डिवाइडेड बाय 18, तो मोल्स आ गए। बोलो ये भी तरीका है। 72 ग्राम वाटर के अंदर पता करना था, वाटर का मोलर मास 18 है, वाटर का मोलर मास 18 है, मोलर मास 18 का डिवाइड कर दिया 4 मोल्स है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 मोल H2O का वजन 18 ग्राम है, तो बताओ 72 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे? 1 मोल के अंदर 18 ग्राम है, तो 72 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे? 4 मोल होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया बच्चों, ये आज का टॉपिक खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये आज का टॉपिक खत्म हो गया, आप इसे अच्छे से कर लें। तो मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया है। देखो मैं आपको एक तरीका बताऊं, मैंने फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है
तो पहले आप देखो सैंपल के अंदर आपको पार्टिकल दे रखे हैं कि वजन दे रखा है। तो अगर आपको सैंपल का वेट दे रखा है किसी भी सैंपल का, तो आप उसे मास ऑफ 1 मोल से डिवाइड कर दो। और 1 मोल का मास कितना होता है? मोलर मास होता है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अगर मान लो आपको सैंपल का वजन चाहिए दे दिया जाए, तो आप मास ऑफ 1 मोल से डिवाइड कर दो। क्या होता है मास ऑफ 1 मोल? 1 मोलर मास। अगर मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं और मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दूं, तो बताओ, आप कॉमन सेंस लगाओ, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं उससे डिवाइड कर दो। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं n, उससे डिवाइड कर दो। तो ये आपने अभी तक दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। तो बच्चों, आज मेरा ये मूल कंसेप्ट का पहला पार्ट खत्म। ओके, थैंक यू।